दोस्तों गुड इवनिंग। क्या हाल है? साल के आखिरी दिन मिल रहे हैं अपन। चलो, आशा करते हैं नए साल का मुबारकबाद आप स्टैटिस्टिक्स में पारंगत होके करेंगे। काफी कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। जनता कम कैसे होगी? न्यू ईयर पार्टी करने गई है क्या? चलो साहब, लाइव हो गया क्या? चलो साहब, टॉपिक का नाम क्या था दोस्तों? टॉपिक का नाम पढ़ रहे थे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसके अंदर हमने कोरिलेशन को कवर कर दिया था। आज हमें रिग्रेशन को क्या करना है? कवर करना है साहब। सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत करते हैं क्लास में। देखिएगा, कोरिलेशन अपन पढ़ चुके हैं क्या? कोरिलेशन को हमने क्या समझा था दोस्तों? हमने ये कहा था कोरिलेशन में कि दो या दो से ज्यादा, जनरली तो अपन ने पहले दो की ही बात करी थी। अगर दो किसी भी चर या दो किसी भी वेरिएबल के बीच कुछ संबंध है तो हमने उसको कोरिलेशन कहा था। और क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, इसको हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध का गुणांक के नाम से हम लोग उसको जान रहे थे। वापस डिस्कशन कर रहा हूं, एक बार देखिएगा। कोरिलेशन का मतलब था साहब, अगर एक चर में परिवर्तन है, एक वेरिएबल में परिवर्तन है, तो दूसरे वेरिएबल में किस प्रकार का परिवर्तन है, इसको जानना समझना ही कोरिलेशन था। अगर दोनों में ही सेम डायरेक्शन में हो रहा है, हमने पॉजिटिव कह दिया था। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, हमने नेगेटिव कोरिलेशन कह दिया था। अगर एक में जितना परिवर्तन हो रहा है दूसरे में भी उतना ही मात्रा में हो रहा है, हमने उसको लीनियर कह दिया था। अगर नहीं हो रहा ऐसा परिवर्तन, उसको नॉन लीनियर कह दिया था। याद आया क्या? रेंज हमने इसकी क्या बताई थी दोस्तों? -1 से +1 हमने इसकी रेंज को रखा था। ध्यान से देखेंगे, एक बार अपन वापस इसका रिवीजन कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसमें अपन ने एक रेंज को रखा था। रेंज के बाद में हमने क्या करा था साहब? हमने कोरिलेशन को डिवाइड किया था, तो सब पढ़ लिया था। कोरिलेशन जो था उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। यहां से क्वेश्चन में देख रहा था आपके आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन क्या आया हुआ था? क्वेश्चन में सीधा पूछा गया था कि जब यदि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरा चर भी उसी दिशा में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सकारात्मक कहेंगे या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, ये अपन ने बात पढ़ ली थी, यहीं से क्वेश्चन भी आपके आ चुका था। एक बार आपस डिस्कशन कर रहा हूं। पहला क्या हो गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया। अगर एक का परिवर्तन इस दिशा में तो दूसरे का भी इसी दिशा में होना चाहिए, ये तो गुरुजी पॉजिटिव था। अगर एक चर का, एक वेरिएबल का इस दिशा में, अरे दूसरा तो ऑपोजिट जा रहा है, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, उसे हम कहेंगे नेगेटिव या नकारात्मक सहसंबंध या कोरिलेशन। बाकी सारी बातें लिख चुके हैं। अगला क्या था साहब? अगला था सिंपल एंड मल्टीपल। अरे तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल में हमने क्या करा था? अरे बताओ भाई। किसी भी दो वेरिएबल को एक साथ स्टडी किया गया था। किसी भी दो वेरिएबल को एक साथ स्टडी करने पर हमने सिंपल का नाम दे दिया था। वहीं पर अगर दो से ज्यादा हो जाए उसे हम मल्टीपल कह देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने का था वह था कोरिलेशन। कौन सा? अरे मल्टीपल वाले की रेंज हमने 0 से 1 रखी थी। बताओ कोई समस्या आएगी इसमें? किसी को भी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? अरे उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लीनियर एंड नॉन लीनियर। देखो मैंने क्लियर कट समझाया था कि अगर एक चर में 2 किलो का क्या कर रहे हो आप? फर्टिलाइजर को बढ़ा रहे हो या ऐड कर रहे हो, तो यील्ड में या फिर कोई भी दूसरा वेरिएबल हो, वो 2 किलो या 2 के आसपास ही क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जितना आप पहले में जितनी मात्रा में परिवर्तन कर रहे हो उतनी ही मात्रा में दूसरा वेरिएबल भी परिवर्तित हो जाए, इसे हम लीनियर कोरिलेशन के नाम से जानेंगे। अगर पहले में 2 किलो फर्टिलाइजर डाल रहे हो और 5 किलो यील्ड बढ़ गई, क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर बोलेंगे। लीनियर के अंदर एक ही बात को पकड़ना है, अनुपात। अगर स्थिर है अनुपात तो हम वहां पर लीनियर कह देंगे, और स्थिर नहीं है तो नॉन लीनियर। कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं है साहब। उसके बाद में गुरुजी इसको पहचाना था क्या? अरे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन दोस्तों।
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन याद आया क्या? किरण जी आपको याद आया क्या? किरण पहले हंसने लगी, इसको याद अच्छे से आ गया। अरे साहब मैंने कहा था जब भी हम गुणों की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, बुद्धिमत्ता की बात करेंगे, और भी न जाने कौन सी चोरी चकारी की बात भी करेंगे, तो भी क्या है इसी में आएगी। चाहे अच्छी कोई गुण हो, चाहे बुरा, ईर्ष्या, जेलेसी, वो भी क्या है इसी के अंदर आएगा। सारे ही फैक्टर जिनको आप गिनती नहीं कर सकते, वो सभी कहां आएंगे? गुणात्मक में। अगर उनके बीच सहसंबंध निकालना है, कल एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जो जितना सुंदर वो अंदर से उतना ही काला। ये क्या हो गया? कोरिलेशन हो गया साहब, कि जितनी सुंदरता बढ़ती जाएगी उतना ही मन क्या है साहब? कुंठित होता जाएगा। क्या हो गया? कोरिलेशन हो गया। अरे अलग अलग है, ये तो आपकी मर्जी है, वैसे आप निकालते जाओ साहब। एक और बात, जो जितना अमीर वो उतना ही कंजूस। आपने देखा होगा, जेब में जिस दिन आप खुद कमाने लग जाओगे ना पैसे, उस दिन आप एक छोटा सा पेन लेने भी सोचोगे यार ये पेन 5 रुपए का 2 रुपए से काम चला सकता हूं। और मम्मी पापा जब साथ में होंगे, 5 रुपए का पेन मैं यूज करूं क्या, 20 रुपए का पेन लेके आओ मेरे लिए। समझ में आया आपको? तो ये भी कोरिलेशन हो गया, जितना आप अमीर होते जाओगे, जितनी जेब में पैसा आता जाएगा, उतनी ही कंजूसी बढ़ती जाएगी। ये तो दिनों दिन की एग्जाम्पल्स है, अपन बाद में बात करेंगे, ये बहुत सारे हैं साहब। पढ़ना क्या है, याद क्या रखना है कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट नाम की एक चीज होती है, जिससे हम कोरिलेशन पता करते हैं किनके बीच में? किनके बीच में? क्वालिटी। क्वालिटी को अपन हिंदी में क्या कह रहे हैं साहब? गुणात्मक। ठीक है, यहां तक भी कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, पर अपन ने इसको नोट कर लिया था, और अपन ने कहा था अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या है, केवल फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आएगा। क्या पूछेगा कि स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस प्रकार से होता है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में अलग अलग फॉर्मूला होंगे साहब, चारों में फॉर्मूला अलग होंगे। पहचान करनी होगी कि सही फॉर्मूला कौन सा है। तो कम से कम सही फॉर्मूला देखा होगा तो पहचान करोगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिखा जरूर दिया। ये मत कहना कि सर गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं, याद रखना नहीं रखना आपके हाथ में। मैंने आपको फॉर्मूला से अवगत जरूर करवा दिया। उसके बाद में जो अपने को आज पढ़ना है उसको देखेंगे अपन लोग। देखिएगा साहब, बहुत इजी लिखाया क्या मैंने? लिखाया थोड़ी था, लिखा दिया था क्या? शायद नहीं लिखाया था। देख लो एक बार, बात वो की हुई है, एक बार समझ लेंगे क्या लिखा हुआ है साहब। सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान -1 से +1, ये अपन ने ऑलरेडी लिख रखा है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिएगा, सहसंबंध गुणांक उद्गम एवं पैमाना, कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रभावित होता है। अगली बात इंपॉर्टेंट है, सहसंबंध गुणांक इकाई रहित, अरे यूनिट लेस होता है। ये पॉइंट आप लिख दो, यूनिट लेस। क्या लिखेंगे? टेस्ट वाला टॉपिक। मजा आ गया सर पढ़कर आपसे, आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। मनोज जी कह रहे कितना कितना पढ़ा दिया बेटा, सब कुछ पढ़ा दिया। लिखिएगा गुरुजी, जहां पर आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा है ना, जहां पर आपने लिखा था वहीं पर आप लिख दीजिएगा यूनिट लेस या इकाई रहित माप, या फिर अभी यहां पर नोट डाल दीजिएगा, यहां पर नोट डाल दीजिएगा। क्या लिखोगे? सहसंबंध गुणांक इकाई रहित माप होता है। ठीक है, इकाई रहित माप होता है। बहुत इजी था, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझ लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं, जो अपने को आज पढ़ना है, जो अपना आज का टॉपिक है साथियों, उसका नाम है रिग्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? रिग्रेशन। तो टॉपिक का हेडिंग डाल देंगे अपन सभी लोग, रिग्रेशन। हाँ जी मैडम, कार्ल पियर्सन वाला, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन दे रखा है, दे रखा होगा तो कवर करवा देंगे आपको। मेरे हिसाब से तो इसमें आ गया है वो कोरिलेशन वाला, दे रखा है क्या? वाह, वापस मैं एक बार चेक कर लूंगा, होगा तो मटेरियल उसका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी का हेडिंग डालिएगा रिग्रेशन। ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है साहब? रिग्रेशन। देखिएगा साहब, अभी क्लास शुरू ही हुई है मनोज जी, है ना? यहीं से अपने कल तक अपन ने पढ़ चुका है, यहीं से अपने को चालू करना।
देखना गुरुजी, एक बार नजर घुमाना। रिग्रेशन का इतना सा मतलब है कि अपन इसमें दो प्रकार के वेरिएबल को लेंगे। सुनिएगा साहब, दो प्रकार के वेरिएबल को लेते हैं। पहला होता है डिपेंडेबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है साहब? स्वतंत्र और आप परतंत्र कह दो या अस्वतंत्र, आपकी जो मर्जी है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो प्रकार के अपन यहां पर क्या है, चर को लेंगे। जैसे कि अपन एक बार क्या लेंगे, जिसे अपन ले लेते हैं पैदावार या सीड यील्ड। अपन देखेंगे कि सीड यील्ड का दूसरे सभी पैमानों के साथ क्या संबंध है। अगर मैंने 5 प्रकार की क्या करी, वैरायटी लगा दी, उनमें क्या सीड की यील्ड थी। इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको और समझ में। यहां पर केवल इतना समझना है कि इस रिग्रेशन को हम केवल और केवल ग्राफ से समझते हैं। पहली बात, रिग्रेशन को ग्राफ से समझा जाता है। दूसरी बात, इसमें दो प्रकार के वेरिएबल, पहला होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। इनको अपन यूज करते हैं और उसको अपन इस्तेमाल करके कुछ वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं साहब, ये रिग्रेशन है। अभी समझ में आ जाएगा, एक बार आप लिखना चालू करो, देखिएगा। मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रतीप गमन दो या दो से अधिक चरों के बीच एक औसतन गणितीय संबंध होता है। एक बार इस लाइन को लिखो, अगली वाली स्लाइड में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लिखिएगा, रिग्रेशन को क्या बोलते हैं साहब? दो या दो से अधिक चरों के बीच, दो या दो से अधिक चरों के बीच औसतन गणितीय संबंध, है ना। सीधी लाइन उठ के आएगी दोस्तों, याद रखना ये वाली सीधी की सीधी लाइन की मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल को क्या कहते हैं? रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अभी और समझ में आएगा। दूसरी बात, रिग्रेशन को यूज कब करते हैं उसको और सुनिएगा। इसकी सहायता से हम बेस्ट सेलिंग प्राइस वगैरह को पता लगा सकते हैं। अभी लिख दो, अभी समझ में आने वाला है। लिखिएगा, इसकी सहायता से, लिखिएगा, इसकी सहायता से एक चर का मूल्य ज्ञात होने पर, इसकी सहायता से एक चर का मूल्य ज्ञात होने पर दूसरे चर का बेस्ट सेलिंग प्राइस या फिर सर्वोपयुक्त अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जाता है। बेस्ट सेलिंग प्राइस ज्ञात किया जाता है, हाँ, दूसरे वेरिएबल का। मुझे पता है अभी टिपिकल लग रहा होगा आपको, अगली स्लाइड में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो केवल लाइन लिखिए, जो किताबों में लाइन लिखते हैं, बस उस लाइन को अपने को पढ़ना है। इस लाइन का सीधा आता है रिलेशन रिग्रेशन निकालने से। ठीक है, ये लिखा आप लोगों ने, एक बार लिखिएगा साहब। मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, इसमें अपन कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल, ग्राफ के थ्रू निकलता है। दूसरा, अगर एक वैल्यू अगर अपने को पता हो तो अपन दूसरे का बेस्ट सेलिंग प्राइस वगैरह को निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब पहले ये समझेंगे कि होता क्या है। सुनिएगा एक बार, इधर देखना दोस्तों कि क्या होता है रिग्रेशन, इसको क्यों निकालते हैं। देखना, सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं एक बार। रिग्रेशन क्या है साहब? ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, सांख्यिकी क्या है आपकी तकनीक है, जिससे रिलेट करते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में। जैसे कि अभी आप सुनेंगे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रॉप की बात कर रहा हूं साहब, चिकपी। किसकी बात कर रहा हूं? चिकपी, चने की बात कर रहा हूं। चने में मेरे को क्या पता लगाना है कि साहब किस प्रकार से एक वेरिएबल का दूसरे के साथ में संबंध था। वो ऐसे पता लगाएंगे कि पहले को अपन डिपेंडेबल कह देंगे, दूसरे को अपन, ये उल्टा भी हो सकता है। जैसे अपन ने डिपेंडेबल की बात करी सीड यील्ड,
अरे सीड यील्ड का मतलब क्या होता है? कितनी पैदावार आपको प्राप्त हुई है चने में बीज होते हैं आपके, उसकी पैदावार की बात कर रहे हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बीज कितना मिला एक पौधे से, ये किस पर निर्भर कर सकता है? सबसे पहली बात आपको बोलनी है कि पौधे पर कितनी फलियां थी। अरे जितनी ज्यादा फली होगी उतना ही ज्यादा आपको बीज मिलेगा, और जितना बीज होगा उतनी ही पैदावार मिलेगी साहब। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको कि जितनी, इसको अपन क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पॉड पर प्लांट, प्रति पौधा फली की संख्या। हिंदी में क्या बोलते दोस्तों? प्रति पौधा फली की संख्या। जैसे कि इसको इंग्लिश में लिखता हूं मैं आपको, नंबर ऑफ पॉड पर प्लांट। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या आपके? अरे कभी नीलवे खाए आपने? चना, उसको इस प्रकार से खोला आपने, अरे क्या हो कि हर हर फली या हर कली में 3-3 दाने हो। अरे किसी में एक ही दाना होगा, किसी में 3 दाने हुए, तो अगर 3 दाने हुए तो बीज ज्यादा मिलेगा, और बीज ज्यादा मिलेगा तो सीड यील्ड ज्यादा आएगी। क्या हो सकता है साहब? नंबर ऑफ सीड पर पॉड। अरे समझ में आया आपको? समझ में आया? अच्छा, चने में अपन एक चीज करते हैं दोस्तों, जिसको अपन क्या कहते हैं? निपिंग। एपिकल डोमिनेंस हटाने के लिए एक हार्मोन होता है ऑक्सिन के नाम से, जो क्या करता है? इस प्रकार से एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो चने में 30 से 40 दिन के ऊपर अपन क्या करते हैं? उसकी सबसे ऊपर वाला टिप जो था उसको रिमूव कर देते हैं। क्या बढ़ाने के लिए? नंबर ऑफ लैटरल ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए। अरे अगर लैटरल ब्रांचेस ज्यादा आएगी तो क्या पैदावार भी ज्यादा आएगी क्या? तो किस पे डिपेंड कर सकता है? नंबर ऑफ ब्रांचेस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो क्या? और क्या हो सकता है दोस्तों? अरे और दिमाग तो लगाओ, कभी चने नहीं देखेंगे तुम लोगों ने? हैं? आप कह रहे नंबर ऑफ फ्लावर पर प्लांट, ये भी बात सही है। जितने फ्लावर होंगे, अगर फ्लावर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? फली ज्यादा बनेगी, और फली ज्यादा बनेगी तो यील्ड ज्यादा आएगी। ऐसे बहुत सारे, हर क्रॉप का अलग अलग। जैसे बात करें अपन गेहूं की, आपने टिलरिंग सुना होगा गेहूं में, लेटरल ब्रांचेस। तो जितने नंबर ऑफ टिलर ज्यादा, उतने ही आपकी ऑन ज्यादा। ऑन बोलते हो क्या इसके अंदर आप? ईयर हेड बोलते हैं अपन इन्फ्लोरेसेंस को, उतनी आपकी ज्यादा। समझ पा रहे हो? अब पता क्या लगाना है यहां पर कि नंबर ऑफ पॉड पर प्लांट, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसका डिपेंडेंट पे क्या प्रभाव था। इस प्रभाव को पता लगाना ही साथियों रिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। अभी आपको मैं कहता कि मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप, आप कहते गुरुजी पगला गए हो आज लास्ट क्लास में। आपको ऐसे समझाया था, कोई 1 सेकंड में समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव देखना है कि साहब अगर मैं नंबर ऑफ पॉड पर प्लांट को थोड़ा बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं? 10 पॉड पर प्लांट बढ़ गए, तो उससे यील्ड कितनी बढ़ी। आया समझ में आपको? ये पता लगाना ही रिग्रेशन के नाम से जाना जाता है। आ गया समझ? तो इस पॉइंट को भी अपन लिखेंगे, एक बार देखना साथी। पहला लिखो साहब, प्रतिगमन एक सांख्यिकी तकनीक है जो एक आश्रित, अरे आश्रित को क्या डिपेंडेंट लिख दूं क्या? जो एक डिपेंडेंट चर को एक या अधिक, देखो एक या अधिक थे क्या अपने पास में? अरे एक से अधिक है क्या? बिल्कुल एक से अधिक हो सकता है। एक से अधिक चर से जोड़ती। लिखो साहब पहला पॉइंट ऐसा कैसा? लेंथ ऑफ पॉड, बिल्कुल सही। पॉड की लेंथ भी हो सकती है, पर चने में मेरे हिसाब से लेंथ ऑफ पॉड तो अपन दूसरी पल्सेस में बात करते हैं। उड़द मूंग में फली की जो लंबाई होगी वो भी है ना। चने में तो क्या है, फली की लंबाई ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कितने दाने हैं उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, लिखा पहला पॉइंट। अगला देखेंगे,
नहीं लिखा क्या? लिखो लिखो। मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेके आया हूं भाई। वो जो टी टेस्ट जेड टेस्ट है ना अपने कोर्स में नहीं, फिर भी मैं एक बार क्या है आपको थोड़ा बेसिक बेसिक मटेरियल से अवगत कराना चाहता हूं, तो थोड़ा सा जल्दी लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है? आज ही नया साल में नया कोर्स। चलो अगला देखो, एक बार समझ लो इसमें क्या होता है साहब। इन रिग्रेशन एनालिसिस वेरिएबल्स आर लेबल्ड एज डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। अरे वेरिएबल ही था क्या सीड यील्ड, इसको कैसे लेबल किया अपन ने? डिपेंडेंट या डिपेंडेबल, दूसरा क्या किया? इनडिपेंडेंट। यही बात ये पहली वाली लाइन भी कहना चाह रही है। दूसरी बात क्या कह रही है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है, कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसके ऊपर रिसर्च क्या हो रही है? ट्राइंग टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट। अरे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर पौधे में फली की संख्या 10 गुना बढ़ जाए तो उससे पैदावार भी 5 किलो बढ़ जाएगी। अरे क्या मैंने बोला? क्या मैंने प्रिडिक्ट क्या किया? डिपेंडेंट को प्रिडिक्ट किया। कहां गया बताता हूं। मैंने क्या किया? डिपेंडेंट को प्रिडिक्ट किया, इस वाले को, ना कि उसको कि पौधे के अंदर पैदावार अगर बढ़ गई तो ये भी बढ़ जाएगा। ये नहीं बोला मैंने, बोला अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। समझ गए क्या? ऐसे ही रिसर्च की जाती है गुरुजी। नए नए जो रिसर्च देख रहे हो आप वो क्या है, इसी प्रकार से की जाती है। और देखना, while the independent variable is the input that affects the dependable variable। वो की वही बात है, नीचे का पॉइंट अपने को लिखना है। प्रतिगमन चर को आश्रित या स्वतंत्र के रूप में लेबल किया जाता है। आश्रित चर वह चर है जिसे शोधकर्ता समझाने या भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्वतंत्र चर का वह इनपुट है जो कि आश्रित चर को प्रभावित। एकदम सही लिखा हुआ, लिख दो आप लोग। अरे बोलू क्या? तुम तो यार लिखो। तुमको दिखता नहीं है क्या? लिखो प्रतिगमन, दृष्टि कमजोर है साहब, देखिएगा। प्रतिगमन लिखो, वेरिएबल को लिखिएगा। प्रतिगमन या रिग्रेशन वेरिएबल को डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट, आप तो ऐसे लिखो, वेरिएबल को डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट, रिग्रेशन वेरिएबल को डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट के रूप में लेबल किया जाता है, के रूप में लेबल किया जाता है, के रूप में लेबल किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना दोस्तों। हाँ लिख दो, पहले आराम से लिखो, पहले लाइन किया जाता है तक लिख दिया गया। अगला बोलूं, लिखो डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है, वह वेरिएबल है जिसे शोधकर्ता वह वेरिएबल है जिसे शोधकर्ता समझाने या भविष्यवाणी के ब्रैकेट में लिख देना प्रिडिक्ट, PREDICT, प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह इनपुट है जो आश्रित चर ब्रैकेट में डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आश्रित चर ब्रैकेट में डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को
प्रभावित करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ गए? अगर एक बार समझना हो तो इसको भी आप लिख सकते हो। चना, चने के अंदर डिपेंडेंट लिख देना, सीड यील्ड ब्रैकेट में केजी पर हेक्टर, और यहां पर नंबर ऑफ पॉड पर प्लांट, नंबर ऑफ सीड पर पॉड, नंबर ऑफ ब्रांचेस पर प्लांट, है ना, प्लांट पर करना। वैसे तो एमएससी के टॉपिक है, पर आपको मैं एक बार हल्का फुल्का बता रहा हूं। ये सब रिसर्च करते हैं बेटा, हम लोग रिसर्च करते हैं इन सब पे, हमने भी करी हुई है ना। उसका आपको थोड़ा सा एक पार्ट बताया है कि इस प्रकार से अपन वहां पर रिग्रेशन का एनालिसिस करते हैं। जनरली जो बच्चे एग्रोनॉमी के अंदर एमएससी करते हैं ना, उनके अंदर ये चीजें आती है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? देखना साहब, अब कुछ रिग्रेशन के बारे में और बातें करते हैं। जैसे कि जो टर्म रिग्रेशन है, जो शब्द रिग्रेशन है, वो सर फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा दिया गया। पहला पॉइंट लिखना, शब्द प्रतिगमन या रिग्रेशन, शब्द प्रतिगमन या रिग्रेशन, बहुत इजी है, केवल नाम याद करना है, सर फ्रांसिस गैल्टन 1877। ठीक है, लिखना शब्द रिग्रेशन या टर्म रिग्रेशन सर फ्रांसिस गैल्टन द्वारा, सर फ्रांसिस गैल्टन द्वारा 1877 में दिया गया, 1877 में दिया गया। में दिया गया। अगला पॉइंट देखना, ये जो रिलेशन है दो वेरिएबल में, वो रैखिक या गैर रैखिक, लीनियर या नॉन लीनियर हो सकता है। जैसे कि मैंने यहां पर बात करी साहब, एक वेरिएबल को बढ़ा रहा हूं, पॉड पर प्लांट को, किसको बढ़ा रहा हूं साहब? पॉड पर प्लांट को बढ़ा रहा हूं। यहां पर सीड यील्ड की बात कर रहा हूं, हो सकता है ये इस प्रकार से बढ़ जाए, हो सकता है ये इस प्रकार से भी बढ़ जाए, कोई फिक्स नहीं है कि कितने पॉड बढ़ाऊंगा तो कितनी यील्ड बढ़ेगी। मतलब ये लीनियर नॉन लीनियर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा, कम भी हो सकता है। जैसे बात करूं कि साहब सीड यील्ड, पैदावार और प्रोटीन कंटेंट, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिनमें यील्ड बहुत ज्यादा, उनमें प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट क्या है साहब, दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है। पर अपने को इतना डीप में नहीं जाना, अपने को सीधा बोलना है, लिखना रिग्रेशन या प्रतिगमन लीनियर या नॉन लीनियर हो सकता है। रिग्रेशन, सर आपकी सीजीपीए कितनी थी बीएससी में? फेंकना क्या है भाई? गोल्ड मेडल मिला था मेरे को, तुमको पता कि नहीं पता ये वाली बात? राज्यपाल आया था मेरे को गोल्ड मेडल पहनाने, कालराज मिश्र साहब। चलो अगला पॉइंट लिखो, पार्टी देंगे कल, कल है ना? अरे लिखो भाई ओरिजिनल लाइन ऑफ रिग्रेशन। देखो इसको अपने को ऐसा ही याद करना पड़ेगा। इस प्रकार का इक्वेशन या एक्सप्रेशन होता है जिसमें y का मतलब डिपेंडेबल वेरिएबल होता है, x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और a और b क्या है, उनकी वैल्यू है जो कि अपने को निकालनी पड़ती है। पर कैसे निकालना है वो अपने कोर्स में नहीं है। केवल और केवल क्या याद करना है कि इसकी इक्वेशन लिखिएगा, रिग्रेशन की इक्वेशन। क्या लिखेंगे दोस्तों? रिग्रेशन की इक्वेशन, प्रतिगमन की इक्वेशन, हाँ समीकरण, समीकरण, प्रतिगमन का समीकरण।
या रिग्रेशन की इक्वेशन, रिग्रेशन की इक्वेशन, ठीक है। लिखना y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पर y का मतलब डिपेंडेंट होता है, x का मतलब इंडिपेंडेंट, और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार कर देना, 5 स्टार। विस्तार, रिग्रेशन का विस्तार माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, लिखो। विस्तार, प्रतिगमन का विस्तार, लास्ट पॉइंट, प्रतिगमन का विस्तार या रेंज ऑफ रिग्रेशन। इन्फिनिटी का साइन दोस्तों को इस प्रकार का होता है, पता है आपको, इस प्रकार का साइन है, वहां पर 0 0 बनाया गया है, पर आपको इस प्रकार से लिखना है साहब, है ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, इस प्रकार का साइन होता है। रेंज है, अपने को याद रखना है इसमें, है ना, क्वेश्चन आ सकता है, अपने को वहां कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आगे चले साथियों, लिख दिया होगा सभी ने, रेंज लिख दी क्या, इसको स्टार करवा दिया, याद रखना। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी है 3-4 जिनको अपने को पढ़ना है, लिखना प्रतिगमन गुणांकों की विशेषता या प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, छोटी छोटी बातें हैं जिनको लिखना है। एक्सटेंशन का टीचर चेंज कराओ, कुछ समझ में, हटा दिया ना कि नहीं हटाया, उसकी बात करते हैं दोस्तों। अभी देखना दोस्तों, एक बार जब देखना क्या बात कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे साहब, रिग्रेशन कोफिशिएंट किस प्रकार से डिपेंड करता है। पहली प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्टार मार्क करा रहा हूं, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट देखो याद करो, जिसको अपन आर से डिनोट कर रहे थे, पहले आया था अपने कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो इज ज्योमेट्रिक मीन। अरे गुरुदेव ज्योमेट्रिक मीन याद है क्या, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, बिल्कुल सही, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ आइटम। अरे याद है अपन ने ऐसा बनाया था, बाहर n लिखा था, n1 n2 n3 किया था, वो क्या था, ज्योमेट्रिक मीन था। ज्योमेट्रिक मीन किसका, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट, अगर 2 रिग्रेशन निकालना है, एक डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में, तो उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं साहब, b पहला है x का y से प्रभाव, क्या बोल रहा हूं, पहला है x का y से प्रभाव इनटू दूसरा है y का x से प्रभाव, और इसका क्या ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। अरे ज्योमेट्रिक मीन क्या इसी प्रकार से लेते थे क्या, अगर 2 वेरिएबल तो क्या कर दोगे, 2 लिख दोगे, और बाहर क्या लगा दिया, r। अरे r का मतलब क्या था, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये पूछा जा सकता है, सीधी की सीधी लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कोरिलेशन कोफिशिएंट है ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, वहीं पर ढेर हो गए साहब। ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से अपने सवाल आएंगे, अपने को छोड़ना नहीं है। पहला ही पॉइंट लिख रहे हैं अपन लोग, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं साथियों, फर्स्ट पॉइंट अपन लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, शाबाश मनोज जी, बहुत बढ़िया। लिखना सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। उसके बाद में इस वाले को भी अपन पॉइंट को नोट कर देंगे।
लिखिएगा। ठीक है, पहला लिख देंगे पॉइंट, अगला समझेंगे। अगला क्या है भाई, इफ द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज पॉजिटिव, अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, प्लस में आ रही, तो वैल्यू ऑफ उनके कोरिलेशन कॉफिशिएंट की भी क्या आएगी साहब, पॉजिटिव। समझ गए क्या? ये सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि अगर दो वेरिएबल का रिग्रेशन कॉफिशिएंट पॉजिटिव में आया है तो उनका कोरिलेशन कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा। सीधी सी बात है। और क्या बोला है, अगर एक की वैल्यू नेगेटिव तो दूसरे की वैल्यू भी नेगेटिव। बहुत आसान बात है, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, इसमें कोई समझने की बात नहीं, सीधा याद रखने की बात है। सीधी लाइन लिखी हुई है, यदि प्रतिगमन गुणांक का मान, यहां लिख देना पॉजिटिव, है ना, समझ में आसानी से आ जाएगा, पॉजिटिव हो तो सहसंबंध गुणांक का मान भी पॉजिटिव होगा। बस, दूसरा नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लिखो तो लिख दो, अगर एक का नेगेटिव होगा तो दूसरे का भी नेगेटिव होता है। इजी है दोनों, प्रॉपर्टी बहुत आसान है भाई, अपने को लगता है मुश्किल पर कुछ भी नहीं है इनको समझना, है ना, बहुत इजी। हो गया क्या? लिखो लिखो। हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना? बढ़ सकते हैं आगे, नहीं हुआ क्या? लिखो लिखो, जल्दी लिखो बेटा। हो गया होगा, है ना अब तक तो? लास्ट पॉइंट है, देख लो, अगर नेगेटिव हुआ तो सहसंबंध गुणांक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं, एक पॉजिटिव दूसरा भी, अगर एक नेगेटिव तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुदेव, और क्या लिख है, और भी इजी है साहब, देखना। अगर आप किसी दो का रिग्रेशन कॉफिशिएंट ले रहे हो, देखना ध्यान से, ऑपोजिट साइन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट आर नॉट पॉसिबल। अगर एक वैल्यू, एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट आपके पॉजिटिव दे रहा है तो दूसरा भी आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। क्या बात हो रही है, अगर दो फैक्टर के बीच रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाल रहे हो, पहले का पॉजिटिव आ गया तो दूसरे का भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। उसके पहले क्या पढ़ा था, कोरिलेशन कॉफिशिएंट और रिग्रेशन कॉफिशिएंट के बीच पढ़ा था, अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव। यहां क्या बोल रहा हूं, अगर दो फैक्टर के बीच रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाल रहे हो, अगर एक पॉजिटिव है तो अगला भी पॉजिटिव होगा। इतनी सी बात है, इसको भी लिख दो आप। दोनों प्रतिगमन गुणांकों के विपरीत चिन्ह संभव नहीं होते, अर्थात एक प्रतिगमन गुणांक पॉजिटिव होने पर दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा। यहीं तक लिख देना। वही बात कैसे है साथियों, और तुम समझे नहीं, यहां पर दो अलग अलग बात थी गुरुजी। रिग्रेशन कॉफिशिएंट का कोरिलेशन कॉफिशिएंट से संबंध था। अरे दोस्तों, दिमाग तुम घुमाओ मत तुम्हारा। एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट का संबंध था कोरिलेशन कॉफिशिएंट के साथ में। यहां क्या बोला गया, अरे दो फैक्टर के बीच केवल और केवल रिग्रेशन कॉफिशिएंट की बात हो रही है। दोनों अलग हैं भैया, पर दोनों बात एक ही है।
बात तो एक ही है पर चीज अलग अलग है, ठीक है, इसको भी लिख दीजिए। बात तो वही, एक पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव, पर दोनों की चीजें अलग अलग हैं, अपने को ध्यान से पढ़ना है। इतना ही लिखना है, इसको होगा तक, है ना। दूसरा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने को अंडरस्टूड है दूसरा वाला। हो गया क्या? विपरीत चिन्ह संभव होते हैं, आपको बोलना है नहीं होते हैं। इसको अपन वैसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन, कैसा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट है, अपन को कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। इजी है पर कभी कभी क्या है, अपन फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कथन सत्य वाले क्वेश्चन अपने को हमेशा फंसा जाते हैं, याद रखना। और आजकल तो इन क्वेश्चन का ही ट्रेंड है, ठीक है। अगर आपने सुपरवाइजर का पेपर दिया हो अभी पुराना वाला, उसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे कथन सत्य वाले, और वो यही नहीं रुकता, वो ऑप्शन देता है 1 and 2, अगला 1 2 3, चौथा 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं। अगर एक अपने को सही भी लगता है ना, तो ऑप्शन में बैठते ही नहीं है और दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए अपने को उसके लिए थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चल सकते हैं आगे, देखिएगा। अब क्या है साहब, एक और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई, क्या आ गई साहब, ग्रेटर देन 1, तो दूसरे की वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1, इसको भी लिख दो। अगर एक की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, 1 से थोड़ी सी कम आ सकती, ठीक है, लिख दो। यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से बड़ा, या इसको लिखना मोर देन 1 हो, तो दूसरे गुणांक का मान सदैव 1 से छोटा के जगह लिख देना लेस देन 1, ठीक है। और फिर इस वाले पॉइंट को भी अपन यहां पर नोट कर देंगे, डबल स्टॉप लगा देंगे। ये 4 एक प्रॉपर्टी थी जो अपने को हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन में आएगा, अपन को फंसाएगा, अपने को फंसना नहीं है साहब, ठीक है। लिखा क्या? चल सकते हैं आगे, चलो साहब, फाइनल हो गया सभी का बेटा। चलो देखिएगा, अब क्या है साहब, मेरे को 3-4 बार आप लोगों ने और एक बार किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज किया था कि साहब इसका मेरे को जवाब बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन डब्ल्यू में आना नहीं चाहिए था, पर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक ना एक ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है जिसको अपने को छोड़ना ही पड़ता है। इसमें ज्यादा अगर अपन दिमाग लगा देंगे तो अपना क्या है, 10 मिनट खराब हो जाएंगे, आंसर फिर भी नहीं निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए थे, पर कभी कभी क्या है, आपने भी देखा होगा हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन आ रहे तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो साला किसी को हवा ही नहीं लगने वाली। ये वही हवा ही नहीं लगने वाली का एक सवाल था
मैंने आपके सारे डब्ल्यू के क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे के सारे 95% अपने नोट्स में से आ गए। एक दो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे उनको क्या करेंगे अपन एक बार आपके लिए सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक, एक बार पढ़ के देखना। तो क्या आपको कुछ जवाब दिख रहा है क्या इसका? तुक्के भी नहीं लगेंगे। एक ऐसा है जिसमें तुक्के लग ही नहीं सकते। एक का जवाब 50, 4, 3 और 5। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब देखते ही पहले अरे भैया आगे बढ़ो, देखिएगा। हो सकता है आपने तुक्का मार भी दिया और सही भी हो गया हो, पर इसको समझेंगे आज की एक्चुअल में सॉल्व कैसे हुआ है। तरीका तो कॉन्सेप्ट तो वही है, थोड़ी सी क्या है इसने गणित ज्यादा हाई लेवल की डाल दी। एक बार सुनेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है आपको। पहली बात तो ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं गुरुदेव? 50। इधर ध्यान देंगे बेटा सभी लोग, नोट बाद में कर लेंगे, पहले समझ में आ जाए। तो नोट तो जीवन में करा ही है अपन ने, खूब नोट कर लिया है ना। देखिएगा पहला गिवन क्या है साहब, n बराबर 50 आपको दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है साहब, समेशन ऑफ 50 अंकों का सम, जहां पर आई मतलब क्या, इंटीजर, सभी इंटीजर हैं, सारे इंटीजर वैल्यू हैं, उसको इसने कुछ xi माइनस 3 बराबर 50 दे दिया बस। और इसने क्या कहा, लो साहब अब मीन निकाल के बताओ। बहुत पढ़ाई करी है तुमने, लगा लो तुम्हारी कितनी पढ़ाई है। हम कहेंगे हमने तो पढ़ाई करी ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो हम तैयारी नहीं है, आज तुम्हारी तैयारी करा देते। देखो निकालना क्या है साहब, आपको निकालने का तरीका तो अरिथमेटिक मीन ही है, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूला से हम निकाल के बैठेंगे। आज देखते हैं कैसे निकालते। देखो क्या अरिथमेटिक मीन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं क्या? अरे गुरुदेव आपने तो हमें ये फॉर्मूला बताया था। अरे इतना तो मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे इसमें से थोड़ा बहुत मदद तो उसने करी दोस्तों, n की वैल्यू दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। n की वैल्यू दे रही थी आपको 50। अरे ये तो निकालना ही है, निकालना ही है। अगर n की वैल्यू 50 दे रखी है तो इस समेशन को मैं हल्का सा मॉडिफाई करना चाह रहा हूं। अभी देखना आप लोग, हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूं साहब। 50 अंकों का सम है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर 50 लिख दिया। और सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, इसलिए मैंने इसको i बराबर 1 भी लिख दिया। और क्योंकि i लिख दिया तो मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी को xi बटा n लिख रहा हूं। ये मैंने कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं किया, मैंने इसी को ऐसा लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 50 अंकों का सम। अब आपको कैसे पता चला? अरे उसने दे रखा है 50 अंकों का, क्या है उसने मेरे को वैल्यू दे रखी है। आई का मतलब इंटीजर हो गया, सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 1 के बराबर है। सारी की सारी वैल्यू क्या है साहब, पॉजिटिव है, उसको अपन ने आई से डिनोट कर दिया। यहां पर क्या आ गया, xi। इतनी बात क्या आपके दिमाग में गई क्या? अरे गई है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको ये जो क्वेश्चन में दे रखी वैल्यू है इसको मैं ओपन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रैकेट को हटाना चाह रहा हूं। क्या करें, इस ब्रैकेट को अपन यहां से रिमूव कर देते हैं। अभी रिमूव करा के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना वरना समझ नहीं आएगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसमें। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अरे ये बताओ, जो मैंने लिखा है तुम्हारे को हवा लगी कि नहीं लगी? ये कुछ नहीं है। अरे मैंने इसको खोला है, क्या करा साहब, इसको ब्रैकेट को खोल दिया और कुछ नहीं किया। ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू उसको उससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वहां लिख दिया, बीच में मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इस बात को समझ गए हो क्या? अरे समझ गए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपको एक बात नजर आई है कि एक्चुअल में इस फॉर्मूला में अपने को ये वैल्यू ही तो चाहिए गुरुदेव। अगर इसका जवाब कहीं से मिल जाए तो हम सीधा इस फॉर्मूला में रख देंगे, n तो हमको पता है। ये जो वैल्यू निकल जाए तो हम उसका क्या करेंगे, यहां पर डाल के मीन निकाल देंगे। पर वो वैल्यू ही निकालना सबसे बड़ी बात है, अभी आपको समझ में आ जाए।
इस वैल्यू को निकालने के लिए हम ये करेंगे कि समेशन ऑफ 50 अंक i बराबर 1 xi माइनस, अब देखो इसका जो मतलब है थोड़ा सा गणित का पार्ट है पर अपने को समझना होगा। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है साहब, कि 50 वैल्यू है, कितनी है साहब, 50 वैल्यू है, या यूं समझो 3 वैल्यू है, उन तीनों का मान कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। 3 वैल्यू है, तीनों का मान कितना होना चाहिए, 50। उसको छोड़ो, अभी आपको समझो, देखो अरे रुको यार, मेरे पास 10 आम है, कितने आम है गुरुदेव, 10 आम है, शांति, हर आम, अरे इंडिविजुअल एक आम का वजन कितना है, 2 किलो, 2 किलो क्या है, 10 आम का वजन है। मेरे को ये बताने कि टोटल आम का वजन कितना होगा, कैसे पता लगाया, अरे कैसे पता लगाया गुरुदेव, 10 इंटू 2 कर दिया तो 20 निकल के आ गया। यहां पर भी यही करना है, ये ऐसी जटिल भाषा में लिखा हुआ है तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और हमारा दिमाग 1 सेकंड में काम कर रहा है जब आम की बात आई। साहब देखिएगा, ये जो आम था ना, उससे ही हम इसका जवाब निकालेंगे। ये यूं कहना चाह रहा है कि 3 क्या है, 3 आम है, तीनों का वजन कितना है, 50 है, तो टोटल का वजन कितना होगा, 150 हो जाएगा। टोटल का वजन कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अभी देखना क्या करेंगे, माइनस 50 इंटू 3 बराबर समेशन ऑफ 50 i इज इक्वल टू 1 xi माइनस 150। अरे यहां तक समझ आया कि नहीं आया, अरे कैसे समझ में नहीं आया गधों, 50 इंटू 3 ही तो किया है। अरे 5 को 1 से करोगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से तो 10 आएगा, और 5 को 3 से तो 15 आएगा। हाँ, अरे 3 का मान नहीं बता रहा बेटा, 3 वैल्यू है, हर वैल्यू का मान 50 है, समझ गया। अरे आम समझाया तो था, अभी वही आम वाली ही बात करनी है। 3 वैल्यू है, तीनों का कितना मान है साहब, 50 है, तो टोटल का मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आ गया समझ में, 150 आ गया साहब। अब एक गणित मैंने आपको और बताई थी कि इस वैल्यू को उधर ले गए तो प्लस करना पड़ेगा। अरे इतना तो पढ़ाया था मैंने आपको, बस इतना पढ़ लिया तो काम है। रुको रुको भाई, देखना गुरुदेव, यहां 50 i बराबर 1 हो गया, इज इक्वल टू 50 प्लस 150, मतलब इस पूरे का जवाब, अरे कितना हो गया, 200 हो गया। क्या गुरुजी आंसर निकल गया क्या, अरे अब तो निकल गया साहब, नैया पार लग गई हमारी। अब कुछ नहीं किया, इस 200 को इस वाले फॉर्मूला में डाल दिया। गुरुजी अब क्या किया, मीन का फॉर्मूला था उसमें डाल दिया, 200 तो निकाला है, एन कितना दिया हुआ, कर लो, क्या जवाब 4 आ गया, क्या बन गए डबल ओ, 4 जवाब निकाल दिया तो क्या हो गया साहब, आपका जवाब हो गया। मुझे पता है ये नॉर्मल इंसान जिसने गणित नहीं पढ़ी उसके लिए निकालना इम्पॉसिबल है साहब, मान रहा हूं, पर आया हुआ था, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको जवाब देना है। तो एक तो सवाल क्या था गुरुदेव, ये था, इसको फटाफट से अपनी कॉपी में उतार लो, समय कम है, जल्दी उतारेगा, समझ लोगी क्या, अरे लिख लो यार, क्वेश्चन मत लिखना, डब्ल्यू 2018 का है, ठीक है, अपन को क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो भले आप लिख दो, मैं आपको जूम इन कर देता हूं। अरे क्या मिट गया क्या, ये लो साहब, अरे वाह ऐसे ही लिख दो यार, 50 मिनट गया है, 50
आप लोगों को दिख रहा है भाई? स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा, नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा होगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना इस साल, तो सबसे लास्ट में इसको ट्राई करना, शांति से। पहला पूरा पेपर कर लिया, उस पर गोला बना दिया, लास्ट में सोचेंगे इस क्वेश्चन का क्या करना। 5वां ऑप्शन आता तो है आजकल, पर हो सके तो उसको क्यों अटेम्प्ट करें, आंसर निकालने का प्रयास तो करें एक बार। जल्दी करो दोस्तों, थोड़ा और बाकी है, अपना समय अपना समाप्त होने को है, जल्दी लिखो। लिख दिया होगा सभी ने? थोड़ा बेटा जल्दी हाथ चलाना, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराना है आपको। कर देते हैं बेटा, अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे आज यार, अभी हो जाएगा हाथों हाथ। अगली क्लास किसकी है? सोनू सर की है क्या? 5 मिनट थोड़ा रुक जाएंगे, अभी हो जाएगा ना। तुम्हारे व्यवहार में है क्या? बस फिर तो व्यवहार काम आ जाएगा आज तुम्हारा। लिख दिया क्या? फैन ऑफ करना है, इसका स्विच कहां है बेटा, देखना। ये ऑफ कर दो बेटा, ये वाला, ये इधर का, ठीक है। आगे चलें क्या? ये तो क्या है, आपका एक सवाल था, उसके बाद में इससे भी खतरनाक एक सवाल और है। रूम पे लिख दोगे? एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आपको पीडीएफ पहुंचा देंगे, ठीक है? देख लो, ये क्वेश्चन और भी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका फॉर्मूला अपने कोर्स में ही नहीं है। अब इसका फॉर्मूला अपने कोर्स में ही नहीं है, फिर भी आया हुआ है, तो आज से अपन इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या था साहब? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने आपको आर से बताया था, आर एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.6 दे रखी, ठीक है। और इनका कोवेरियंस, देखो कोवेरियंस अपने है ही नहीं, जिसको सीओवी एक्स वाई बोलते हैं, वो कितना दे रखा है साहब? 4.8 दे रखा है। और इनका वेरिएंस, वेरिएंस कितना दे रखा है गुरुदेव? वेरिएंस दे रखा है 9। पूछा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे ऐसे नल से करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो? इतना भारी क्वेश्चन है, इसको एक फॉर्मूला से अपन को सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है साहब? ये 3 वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या गया? स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का पूछा गया कि वाई का क्या होता है। ऑप्शन भी बड़े खतरनाक, 4.8 बटा 3 इंटू 0.6, और उसी प्रकार से क्या है आपके 4 अलग अलग ऑप्शन है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए अपने को एक फॉर्मूला की यूज होगा। क्या होगा सर? वो है रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला बैठता है। आर का मतलब क्या है साहब? कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोवेरिएंस। क्या बोला इसको अपन ने?
कोवेरियंस बोल दिया, एक्स वाई डिवाइड किससे हो रहा है, अरे इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। मैंने आपको बताया है कि पूरे फॉर्मूला में सारी वैल्यू दे रखी हो और एक नहीं दे रखी हो, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला तो दिया हुआ है 0.6। क्या दिया हुआ है साहब, ये दिया हुआ है आर एक्स वाई की वैल्यू 0.6 आपको दी हुई है, मतलब ये तो दिया हुआ, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या दिया हुआ है साहब, ये भी आपको, मतलब ये भी दे दिया, अरे फिर तो और मजा आ गया, पर ये दोनों ही नहीं दिए हुए। इनकी जगह एक चीज दी हुई साथियों, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है साहब, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 दिया हुआ है। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको अपन इससे भी डिनोट करते हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है दोस्तों, और शायद किसी ने आप में से, यहीं से किसी ने मेरे को, आपने पूछा था ये क्वेश्चन, आपने मैडम ने पूछा हुआ अभी, तो देखिएगा गुरुदेव, तीसरी वैल्यू भी अभी अपन हाथों हाथ निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं साहब, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ, अरे वेरिएंस ऑफ एक्स तो दिया हुआ, रूट ऑफ 9। अरे क्या 3 को 3 से इंटू करते हो तो 9 आता है क्या, मतलब क्या इसकी वैल्यू 3 आ गई क्या? देखिए इनको वैल्यू डालना तो आप फॉर्मूला में, एक बार जवाब निकालना तो एक बार जवाब निकाल के दिखाओ दोस्तों। सारी वैल्यू मैंने दे दी है आपको, स्क्रीन पर है आपके, फॉर्मूला में डालना है। मैं आपको दिखाता हूं, चलो छोड़ो, आप तो आलसी हो गए हो। देखो इसकी वैल्यू है 0.6, 4.8, क्या हो गया 4.8 डिवाइड, अरे ये निकल गया क्या, ये रहा 3 इंटू ये 9 कहां से गधों, अरे दिमाग स्विच ऑफ हो गया है क्या? 9 तो ये दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स दोस्तों, 9 का काम हो गया, 9 साइड में। अब 3 की बात करेंगे गुरुदेव, 5 मिनट और 3 की बात करेंगे, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू वाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो देखिए, इसको इधर भेजना तो 0.6 इंटू 3 इंटू इज इक्वल टू 4.8, ये निकालना है, बाकी दोनों वैल्यू उसके नीचे चली जाएगी। 4.8 को डिवाइड कर दिया 0.6 इंटू 3 से, और जो क्वेश्चन में पूछा गया इसके हिसाब से ये पहला ऑप्शन आपको सही हो जाए। इतना आसान था, थोड़ा दिमाग क्या था आपको लगाना था, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं था। ठीक है, अपन इसको दे देंगे आपको, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब देखो 2-3 बातें और हैं, मैं अभी पूछ लेता हूं। 15 मिनट का टॉपिक और बचा है, सोनू सर को बोल दो ना 15 मिनट, लास्ट क्लास तो है ये, लास्ट क्लास है इसलिए। हाँ हाँ, तो सोनू सर को बोल दो 10 मिनट, विशाल सर दोस्त है मेरा, सोनू सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मेरा भी तो व्यवहार है सबसे। चलो देखो, ये तो अपन ने क्या किया, फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन को देख लिया और सॉल्व भी कर लिया। अब देखो 2-3 बातें हैं, आपने सुना होगा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। ये क्या है साहब, कितनी बार अपने कोर्स में तो नहीं होता, पर एग्जामिनर के पता नहीं दिमाग में कहां से आता है कि वो डाल देता है। और आप, मैं वापस बता रहा हूं, कितने ही प्रयास कर लो, क्वेश्चन डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उससे बेटर एक बार नजर ही घुमा ले में क्या दिक्कत हो रही है साहब।
तो केवल आपको सुनना है, मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा। मैं आज विनय जी को कह दूंगा, वो पूरी स्टेट्स की बुकलेट उन्होंने तैयार कर दी है, वो बुकलेट आपको ऐसी की ऐसी मिल जाएगी जिसमें आपको सारे ही नोट्स अवेलेबल होंगे। इसका तो मतलब आपको समझ में आ गया साहब। 2 क्वेश्चन थे, दोनों आपको हल करा दिए, दोनों टिपिकल थे, आसानी से नहीं होगा। एक बार इधर देखो साहब, 2 प्रकार की हाइपोथेसिस होती है। पहले तो यह समझना है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी कही हुई बात। क्या कह दिया भाई कि मैंने अपने हिसाब से कुछ भी कह दिया, जैसे कि इसका मतलब बता रहा हूं आपको, सीड यील्ड 10% बढ़ गई। किससे बढ़ गई? स्प्रे करा मैंने नैनो डीएपी का। क्या कह रहा हूं? जब नैनो डीएपी का स्प्रे किया गया तो 10% यील्ड बढ़ गई। ये एक स्टेटमेंट दिया मैंने। उस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 हाइपोथेसिस बनती है। पहली क्या बनती है? नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 से देने वाला वही अपना आर फिशर। इसको क्या बोलते हैं साहब? हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ये कहती है हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, ये बोलती है कि नैनो डीएपी स्प्रे करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नल का मतलब नहीं, हर बात में नहीं करेगा। आज कोचिंग जाना है? नहीं। आज पढ़ना है? नहीं। डब्ल्यू में सिलेक्शन होगा? नहीं। क्या करेगा? ये नहीं। अरे सुनो तो सही, इसी को तो बदलने के लिए दूसरी है अल्टरनेट, पर नहीं करने वाला आपका मन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो आप पे अंगुली उठाते हैं, ये वही है। क्या बोलता है ये? कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट। 2 उपचारों के प्रभाव के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। कौन बोलता है? नल हाइपोथेसिस। उसके बाद में इसको नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर विच इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड आफ्टर टेस्टिंग। अरे एक्सपेरिमेंट करने से पहले क्या बोलेगा कि नहीं डिफरेंस है, पर हमने तो डेटा लेके बता दिया कि 10% की वृद्धि हुई, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन बन गया, निम्न में से किसको रिजेक्ट किया जाता है? आंसर जाएगा नल हाइपोथेसिस। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। अगला पॉइंट ये वही हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में दोनों में हो गया। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 1-2 बात और है, उनको भी आप सुन लीजिए। उसके बाद में क्या है साहब? इसका नाम है कंपोजिट या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको H1 से भी डिनोट करते हैं। ये क्या बोलता है कि ऐसी कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी कथन जो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सामने वाला। क्या बोलेंगे दोस्तों? सामने वाला। किसके सामने वाला? अरे सर, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस है। ये कहती है कि नहीं साहब, हम जो अप्लाई करेंगे उससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। ये आएगा। पॉजिटिव बात कौन कर रहा है? अल्टरनेट या H1 कर रहा है। और नेगेटिव बात कौन कर रहा है? नल या H0 कर रहा है। इस बात को समझ आया कि नहीं आया? केवल ये दोनों बातें दिमाग में चली भी गई ना, आपका जवाब सही हो जाएगा। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस नल, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस अल्टरनेट या H1। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद में 2 प्रकार के एरर आते हैं साहब। क्या एरर आते हैं? इनको हम डिसीजन एरर के नाम से कहेंगे। 2 प्रकार के एरर हैं। पहला है टाइप 1 एरर, दूसरा है टाइप 2 एरर। किसके ऊपर बेस्ड है? ये कुछ नहीं है, किस प्रकार से हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं ना, उसके आधार पर ये बात है। पहला है टाइप 1 एरर, जिसको हम प्रोड्यूसर रिस्क कहते हैं। दूसरा है टाइप 2 एरर, जिसको हम कंज्यूमर रिस्क कहते हैं। समझ में आ गया? नाम है, याद रखना है। टाइप 1 को प्रोड्यूसर, टाइप 2 को कंज्यूमर। आप पीसी याद कर लो, जैसे भी आपको याद करना है वैसे कर लो। कितने प्रकार के एरर हो गए साहब? 2 प्रकार के। पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। क्या समझ में आया? पहले को प्रोड्यूसर, दूसरे को कंज्यूमर। अब देखना और भी बात आ रही है। टाइप 1 एरर कहेंगे किसको? उसे कहेंगे जबकि आपने रिजेक्ट कर दिया
नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो तो बेचारा सत्य बात कह रहा था। अरे क्या बात कर दी मैंने कि आपने रिजेक्ट कर दिया किसको, नल को, जब वो सत्य बात कह रहा था। या फिर इसका उल्टा, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अरे इसको रिजेक्ट करोगे तो एक्सेप्ट किसको करोगे, अल्टरनेट को एक्सेप्ट। अरे किसी को तो करना पड़ेगा एक्सेप्ट। ये तो सत्य था, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अरे आपने गलत इंसान को सिलेक्ट कर दिया, एक्सेप्टिंग अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1, जबकि वो क्या था, असत्य था। इसको क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर बोलेंगे। अभी तो समझ आ रहा है, जब एग्जाम में ये आएगा ना ऑप्शन, तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं 3 बार 4 बार बता रहा हूं। जब H0 या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आपने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, वो जबकि फॉल्स या असत्य था, तो आपने रिजेक्ट किसको किया, नल को। बेचारा सच्चा आदमी था, वो सही कह रहा था कि आपका क्या होगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने कहा ऐसे कैसे पड़ेगा, और आपने क्या किया, गलत को सिलेक्ट कर दिया। ये तो क्या हो गया, पहला टाइप 1। दूसरा देखना, ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट कर लिया किसको, H0 को, जबकि ये गलत था। उसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों, यहीं पर दिमाग खराब होने वाला है। देखो यहां रिजेक्ट था, यहां एक्सेप्ट था, किसको, नल को, वहां ट्रू, यहां फॉल्स। बस इतनी सी बात करनी, इसको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और क्या है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। क्या करा आपने, आपने नल को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ये असत्य था, तो रिजेक्ट किसको कर लिया। अरे बेचारा जो चीख चीख के कह रहा था कि नहीं साहब डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, आपने कहा नहीं आएगा, तू हट जा साइड में। रिजेक्टिंग अल्टरनेट, जबकि क्या था वो, ट्रू था। ट्रू था, ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। कंफ्यूजन आएगा, अपने को 4 बार 5 बार याद रखना पड़ेगा, दिन में 2 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी। टाइप 1, टाइप 2, इसमें अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहना तो एक बात याद कर लेना, टाइप 1 में ये लाइन याद कर लो, रिजेक्ट कर दिया नल को, जबकि वो सत्य था। बाकी तो सब कुछ अपने आप अपोजिट बनता चला जाएगा, अपने आप ही अपोजिट। अगर आप दिमाग से खेलोगे तो इसका जस्ट अपोजिट यहां हो गया, और इसका अपोजिट यहां, और इसका अपोजिट यहां हो जाएगा। एक लाइन याद कर लोगे, चारों ही चीजें याद हो जाएगी। अगली पॉइंट को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है, तो आपको क्या बोलना है, टाइप 2 एरर ज्यादा खतरनाक है, इसको तो 5 स्टार कर देना। क्वेश्चन सीधा बन जाएगा कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है, टाइप 2 एरर करना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों टाइप 2 में हो क्या रहा था, नल को एक्सेप्ट कर रहे थे, याद रखना, नल को एक्सेप्ट कर रहे थे, बस ये वाली बात याद होनी चाहिए। अब देखना साहब, करेक्ट डिसीजन किसको, रिजेक्ट करने को नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट करने को नल हाइपोथेसिस का करेक्ट डिसीजन, जबकि ये गलत था। इसी को पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। आपकी क्या है साहब, पावर ऑफ टेस्ट, आपको पता लगाने की क्षमता कर रही है साहब कि आप क्या करते हो, इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से आने की प्रोबेबिलिटी कम है। पूछेगा क्या, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन होता है, उसकी बात भी अपन ने कर दी। लास्ट 2 पेज, अगला है साहब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या है गुरुजी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या कहता है, ये कहता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर करने की, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। सिक्का उछाला आपने, हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50। यहां क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रोबेबिलिटी किसकी, टाइप 1 एरर करने की। बस यही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या करने की, टाइप 1 एरर को करने की, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से जाना जाता है। एक और बात समझिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन के नाम से भी
जानते हैं। और जब आप एमएससी करोगे तो आपको मैं ही पढ़ाने आऊंगा वहां पर भी, और मैं ये बताऊंगा कि अल्फा से डिनोट करते हैं और दो जगह ली जाती है, 5% पे और 1% पे। क्या बोल रहा हूं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% पे चेक करते हैं, पहला 5 और दूसरा 1, बस इतनी बात खत्म हो गई है। होता क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा क्या है साहब? टाइप 1 एरर करने की प्रोबेबिलिटी को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल देखिएगा। जब भी हम किसी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, ये और ज्यादा डीप में हो गया पर क्वेश्चन आता है, टेस्ट कर रहे हैं हम किसी भी हाइपोथेसिस का, तो हम क्या बनाते हैं साथियों? डाटा बनाते हैं। डाटा तो आपको पता है ना, फर्स्ट क्लास याद करो, डाटा अपन ने बनाया था, बहुत सारी बातें डाटा की भी अपन ने वहां पर करी थी। तो साहब टेस्ट करने के लिए दो प्रकार के परीक्षण है, टेस्ट है। पहले को बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरे को बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आपके तो केवल इतना ही आएगा, निम्न में से कौन सा पैरामेट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है। साथियों क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए पढ़ा रहा हूं। अगर कोई पूछेगा पैरामेट्रिक कौन सा है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक, अरे काई स्क्वायर टेस्ट कभी सुना? गुडनेस ऑफ फिट या मेंडेलियन जेनेटिक्स में कौन सा उपयोगी होता है? यही उपयोगी काई स्क्वायर। अगला मैन विटनी साइन टेस्ट और स्पीयरमैन कोरिलेशन, अरे याद आया रैंक कोरिलेशन, वो कौन सा है? नॉन पैरामेट्रिक। अब तीन बातें और सुन लो आखिरी। जो टी टेस्ट होता है इसको हम यूज करते जब हमें दो मीन को स्टडी करना होता है। कब? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से कम होंगे। सीधा क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से कम, मीन को स्टडी करना है, कौन सा टेस्ट? तो बोलेंगे टी टेस्ट। अगला, जब मीन को स्टडी तो करना है, कंपेयर तो करना है, पर एन की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से भी ज्यादा, अरे गुरुदेव जेड टेस्ट यूज करें। लास्ट एंड फाइनल क्या था साहब? जब मीन नहीं, हमें तो वेरिएंस कंपेयर करना है, और वेरिएंस का मतलब ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। पता है कि नहीं पता? आपको बताया था मैंने, उसको करना है वेरिएंस को, तो कौन सा करेंगे? एफ टेस्ट करेंगे। इतना ही था, आपको मैंने काफी पारंगत मेरे हिसाब से तो कर दिया। आशा करते हैं आपको स्टैटिस्टिक्स आसान लगी होगी और समझ भी आई होगी। कल से नया साल शुरू हो रहा है साथियों, एक नई शुरुआत कीजिएगा और आशा कीजिएगा कि आपका इसी साल में सिलेक्शन हो जाए। सभी दोस्तों को हाथ जोड़ के नमन करते, वंदन करते और हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। मिलते हैं आप सभी से वापस। चलो।